हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 13 ऑफ चैप्टर 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। इसके पहले ऑलरेडी हमने ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सारी आइटम्स के बारे में डिस्कस कर लिया, एक्सेप्ट प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। और मोस्ट ऑफ द कैरो 2020 की जो क्लोजेस थी, कि जो शेड्यूल 3 के रिलेवेंट डिस्क्लोजर्स के साथ जुड़ी हुई है, राइट, वो सारी हमने डिस्कस कर ली है। वो सारे ही वीडियोस होपफुली आपने सारे ही देख लिए होंगे, राइट। तो चलिए समझते हैं ऑडिट ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज, जो दिया है आपको पेज नंबर 5.85 पर। सबसे पहले प्रोविजंस और कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या है वही समझाया है, तो हम यहीं से बुक में से ही समझते हैं। A provision is a liability which can be measured only by using a substantial degree of estimation. Provision है वो एक्चुअल में अभी तक पता नहीं है कि कितनी liability होगी, वो estimate किया जाता है, मेजर किया जाता है कि कितना एस्टिमेट होगा, कितना पे करने की liability आ सकती है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। A provision is recognized when an entity has a present obligation, legal or constructive, as a result of a past event. ये जो एंटिटी है उनकी अभी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और ये ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट्स की वजह से ये अकर हुई है। इट इज प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बोडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल ऑब्लिगेशन। ये ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो उनको हमें देना होगा, इकोनॉमिकली पे करना होगा कुछ भी। एंड अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन, और वो जो ऑब्लिगेशन है उस कितना पेमेंट करना है उसका रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हैं, तभी प्रोविजन बनाया जाएगा। ये आपने S29 में पढ़ा होगा। इफ द अबव कंडीशंस आर नॉट मेट, नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड। अगर ये तीनों ही कंडीशंस मीट नहीं होती है तो प्रोविजन नहीं बनाया जाएगा। सबसे पहले कंडीशन है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट्स, सेकंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बोडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एंड थर्ड रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, राइट, तभी प्रोविजन बनाया जाएगा। इसके एग्जांपल से प्रोविजन में इंक्लूड प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, प्रोविजन फॉर वारंटीज एटसेट्रा। जब पास्ट इवेंट्स की वजह से कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और लग रहा है कि आउटफ्लो होगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिसोर्सेज का, और थर्ड कि रिलायबली मेजर कर सकते हैं, तब प्रोविजन बनाया जाएगा। तीनों में से कोई भी एक भी कंडीशन नहीं होगा तो प्रोविजन नहीं बनाया जाएगा। Contingent liability is a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. Contingent liability तब मानी जाएगी कि जब पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन हो सकती है ड्यू टू पास्ट इवेंट्स, राइट, बट वो होगा या नहीं वो डिपेंडेबल है ऑन फ्यूचर इवेंट्स, राइट। अकरेंस या नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, अनसर्टेन इवेंट्स के ऊपर डिपेंडेबल है, तो उसके लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट की जाएगी, डिस्क्लोज की जाएगी। और या फिर दूसरी सिचुएशन हो सकती है, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will require to settle obligation, or the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability. मतलब कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट्स, जो हमने यहाँ पर प्रोविजंस के लिए फर्स्ट कंडीशन थी वो है, बट ये सेकंड या फिर थर्ड में से कोई एक मिसिंग है, राइट, तब कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाया जाएगा। क्या है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट्स बट नॉट प्रोबेबल, प्रोबेबल नहीं है, चांसेस कम है कि आउटफ्लो होगा रिसोर्सेस का, राइट, ऐसे चांसेस कम है। या फिर जो अमाउंट है ऑब्लिगेशन की वो कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, जो भी अमाउंट कितनी पे करनी होगी वो रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, तब उसे कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाया जाएगा। अगर प्रोबेबल है कि आउटफ्लो भी होगा रिसोर्सेस का, एंड सेकंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, सॉरी, और दूसरा कि जो भी लायबिलिटी है वो रिलायबली मेजर भी कर सकते हैं, तो प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाया जाएगा। क्लियर? तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी दो केसेस में हो सकती है, एक तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है एंड डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, राइट, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी। या फिर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट्स बट वो आउटफ्लो होगा कि नहीं वो नॉट प्रोबेबल, या फिर वो रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर सकता, राइट। ये प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी है, इसका मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है, अपने S29 अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, ऑडिट में भी पूछ सकते हैं। अब इसका ऑडिट प्रोसीजर हम किस तरह से करेंगे वो यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर सारे ही जो असर्शंस है वो एक साथ ही ऑडिट प्रोसीजर के लिए दिए हुए हैं।
To establish the existence of provision as at the period end, provisions that were supposed to be recorded have been recognized in the financial statements, that is completeness, and provision balances have been valued appropriately, that is valuation. तो ये तीनों ही जो assertion है उनकी प्रोसीजर एक साथ ही हम समझने वाले हैं. Obtain a list of all provisions and compare them with balances in the ledger. List of provisions मंगवाएंगे और देखेंगे कि वो जनरल लेजर में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड की है या नहीं. Inspect the underlying agreements like agreements with customers to assess warranty commitments, may any legal and other claims on entity that is litigation. Litigation या फिर कोई claims है तो वो देखेंगे, उसके लिए वारंटी के कोई एग्रीमेंट है या फिर और कोई एग्रीमेंट्स है तो वो हम चेक करेंगे, तो पता चल सकता है कि या वारंटी या और कोई क्लेम या प्रोविजंस करने की जरूरत है या नहीं. Obtain the underlying working and the basis for each of the provisions made from the management and verify whether the same is complete and accurate. हम प्रोविजंस जो भी उन्होंने किया हुआ है वो प्रॉपर है या नहीं वो चेक करेंगे, उसके लिए हम उनका कैलकुलेशन मंगवाएंगे और वो कैलकुलेशन बराबर है या नहीं वो हम चेक करेंगे. Wherever required, obtain expert's report, calculation and underlying working for the provisions amount. Example, for warranty involving complex calculation, some entities get that valued through an actuary. कई बार एक्सपर्ट्स को भी हायर किया जाता है, मैनेजमेंट है वो एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं टू गेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, जैसे कि वारंटी कितनी पे करनी होगी नेक्स्ट ईयर में, राइट. वो सारी चीजों के लिए एक्चुअरी को भी हायर किया जा सकता है. इवन प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी है, पेंशन है, लीव एनकैशमेंट है, उसके लिए भी एक्चुअरी को हायर किया जाता है. वो एज पर AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स वो कंपलसरी है. तो एक्चुअरी है वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, वो अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. तो उनका जो रिपोर्ट है वो भी हमें देखना होगा. उन्होंने जो रिपोर्ट के लिए बेस लिए है कैलकुलेशन के लिए, assumptions के लिए, वो सारी चीजें हमें चेक करनी होगी, राइट. In such a case, the auditor may request the management to share the actuarial valuation report, and in case of any matter under legal dispute, the auditor should request for assessment made by a legal expert in relation to likelihood of a liability developing on the entity that is whether probable or possible or remote as defined above. एक्चुअरी है तो एक्चुअरी के केस में उनका रिपोर्ट वगैरह मंगवा सकता है. कोई लिटिगेशन क्लेम वगैरह है तो लीगल एक्सपर्ट का रिपोर्ट वगैरह मंगवा सकते हैं. और वो जो आउटफ्लो होने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबल, पॉसिबल, रिमोट क्या है वो हमें बताना होगा, और उस हिसाब से प्रोविजन करना है या कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी है, और वो हुई है या नहीं, वो प्रॉपर है या नहीं, वो हमें देखना होगा. The auditor should then verify the underlying assumptions used by the expert with the data shared by the management. मैनेजमेंट ने जो डेटा शेयर किया है वो बराबर है या नहीं, और तो और जो assumptions लिए हैं वो बराबर है या नहीं वो हमें चेक करना होगा. जैसे कि ग्रेचुइटी या लीव एनकैशमेंट की अगर बात करें तो ग्रेचुइटी है तो उसके लिए जब रिटायर होता है जो कोई भी एम्प्लॉय तब उन्हें पे किया जाता है. तो वो कब रिटायर होंगे, नेक्स्ट ईयर में कौन रिटायर होने वाला है, किसकी डेथ हो सकती है, डेथ के टाइम पर भी ग्रेचुइटी दी जाती है, 5 साल खत्म हो फिर ही ग्रेचुइटी दी जाती है. तो वो सारी चीजें देखनी होती है, बहुत सारे assumptions लिए जाते हैं और फिर ग्रेचुइटी का प्रोविजन किया जाता है, और वो भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में अलग अलग दिखाया जाता है. तो नेक्स्ट ईयर में कितना पे करने का चांसेस है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर पे करने का चांसेस है वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा. तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉपर है या नहीं उसके लिए भी assumptions होंगे, तो वो सारी चीजें हमें देखनी होगी, राइट. ग्रेचुइटी के लिए अगर एक्चुअली जो भी कैलकुलेशन करेगा तो वो एम्प्लॉइज का डेटा, एम्प्लॉइज की सैलरी क्या है, उनकी एज क्या है, वो सारी चीजें मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं. तो मैनेजमेंट ने जो डेटा प्रोवाइड किया वो बराबर है या नहीं, और एक्चुअली ने assumptions लिए वो बराबर है या नहीं, वो हमें चेक करने होंगे, राइट. ये इन डिटेल हमने चैप्टर 4 ऑडिट एविडेंस ऐसे 500 में भी समझा था. मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क हम यूज कर सकते हैं ऑडिट एविडेंस में भी. यहाँ पर नीचे भी आपको वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क के लिए इन डिटेल समझाया है, वो हम देखते हैं. As per SA 500, audit evidence issued by ICI when using the work of a management expert, audit evidence that the auditor should obtain include evaluate the competence, capabilities and objectivity of that expert. जो भी एक्सपर्ट का मैनेजमेंट यूज करती है वो एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं, कैपेबल है या नहीं, ऑब्जेक्टिव क्या है उनका वो हमें समझना होगा, वो हमें देखना होगा. ये चीज चैप्टर 4 में भी दी हुई है. ये फर्स्ट पॉइंट था. फिर सेकंड पॉइंट ये था कि ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट. एक्सपर्ट ने जो वर्क किया है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी है, वो हमारे लिए कितनी जरूरी है वो हम समझने के लिए वो जरूरी है. सेकंड पॉइंट ये था. एंड थर्ड पॉइंट, इवैल्यूएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ हिज वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर द रिलेवेंट असर्शन. और वो जो असर्शन के लिए उन्होंने ये जो ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है
राइट, वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं वो हम चेक करेंगे। ये 3 पॉइंट्स तो चैप्टर 4 में भी हमने समझे हैं, बट वो तीनों पॉइंट के अंदर क्या होगा ये यहाँ पर दिया हुआ है, और ये आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो हम जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उनकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, whether the expert is employed by the entity or is outside or is an outside party, वो एंटिटी का ही एम्प्लॉय है या फिर आउटसाइड पार्टी है, अलग से प्रोफेशनल है, वो हमें देखना होगा। whether the expert is independent in respect of the entity, एंटिटी से वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, इंडिपेंडेंट होगा तो वो ऑब्जेक्टिवली काम कर पाएगा, मैनेजमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल होगा, बट वो टोटली मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होगा तो वो ज्यादा रिलायबल होगा, इंडिपेंडेंट होगा तो उसके एविडेंसेस है, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो हम ज्यादा रिलाई कर पाएंगे उसके ऊपर। ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस एक्सपर्ट के साथ, हो सकता है कि सिमिलर क्लाइंट में वो एक्सपर्ट ने पहले भी सर्विसेज दी है तो उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस है, या फिर दूसरे क्लाइंट में कैसा एक्सपीरियंस है वो हम कंसिडर कर सकते हैं। Knowledge of the expert, his qualification, membership of a professional body or industry association, etc. Knowledge of that expert क्या है, वो कहाँ से क्वालिफाइड हुआ है, वो सारी चीजें हमें कंसिडर करनी होगी। एक्चुअली है तो उनकी भी इंस्टीट्यूट होती है तो वहां से वो पास आउट होंगे, उनका मेंबरशिप नंबर जैसे सीए का होता है वैसे ही उनका भी होगा। लीगल एक्सपर्ट है तो वो बार काउंसिल का मेंबर हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम देख सकते हैं, राइट। तो ये इवेल्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी के लिए ये 4 पॉइंट थे। आपको सेपरेटली ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपको मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है तो क्या कर सकते हैं, तो ये चारों पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे। फिर सेकंड पॉइंट है ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। उसके लिए वेदर द ऑडिटर हैज एक्सपर्टीज टू इवैल्यूएट द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, क्या ऑडिटर है वो एक्सपर्ट का जो वर्क है वो चेक कर सकते हैं, उसकी एक्सपर्टीज, उनके पास नॉलेज वगैरह है या नहीं। इवेल्यूएटिंग द असम्पशंस एंड मेथड्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट ने जो भी असम्पशंस या मेथड यूज किए हैं वो बराबर है या नहीं। इवेल्यूएटिंग द नेचर ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा यूज्ड बाय द एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट ने जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल डेटा यूज किया है वो बराबर है या नहीं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली को पेंशन या फिर ग्रेचुइटी कैलकुलेट करने के लिए, उनका प्रोविजन कैलकुलेट करने के लिए मैनेजमेंट ने जो सैलरी का डेटा दिया या फिर एज वगैरह का डेटा दिया वो इंटरनल डेटा हो गया। कुछ असम्पशंस भी लिए जाएंगे, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, डेथ वगैरह, एज रेशियो क्या है इंडिया में, वो सारी चीजें देखी जाएगी, असम्पशंस लिए जाएंगे, राइट, बाय द एक्सपर्ट। तो वो एक्सटर्नल डेटा होगा तो वो एक्सटर्नल डेटा भी हमें चेक करना होगा, राइट, कि वो बराबर है या नहीं। एंड थर्ड, appropriateness of his work as audit evidence for relevant assertion, उसमें हम चेक करेंगे relevance and reasonableness of the experts findings और conclusion, expert के जो findings है उनके conclusions जो है वो बराबर है या नहीं, वो reasonable है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। and evaluating the relevance, completeness and accuracy of the source data used by the expert, और expert ने जो data use किया है वो source data है वो बराबर है या नहीं, वो reliable, complete, accurate है या नहीं, वो हम देखेंगे, right। The auditor shall obtain written representation from the management that it has made all the provisions which were required to be made as per the recognized accounting principles. जितने भी प्रोविजंस करने जरूरी थे वो मैनेजमेंट ने कर दिए, उसके लिए हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। सिंपल। तो ये प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज के लिए हमारी प्रोसीजर्स रहेगी। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट मंगवाएंगे प्रोविजंस का कि क्या है, और वो लेजर्स के साथ हम चेक करेंगे। देन जो भी एग्रीमेंट्स है, राइट, वारंटीज वगैरह के, वो सारे चेक करेंगे और पता करेंगे कि प्रोविजन सारा हो गया है या नहीं। फिर हम वर्किंग देखेंगे, कैलकुलेशंस वगैरह बराबर है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। फिर हम एक्सपर्ट्स के रिपोर्ट अगर कोई भी लिए है, एक्चुअली है, लीगल एक्सपर्ट है, तो वो सारी चीजें चेक करेंगे और वो सब कुछ बराबर है या नहीं वो देखेंगे। उसके लिए हमें ऐसा 500 में मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में भी बताया, तो वो हम कंसिडर करेंगे। और लास्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा कि सारे प्रोविजंस जितने भी जरूरी था वो सारे बना दिए हैं। क्लियर। तो ये प्रोसीजर रहेगी। अब डिस्क्लोजर्स देखते हैं। एज पर शेड्यूल 3 लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस अलग अलग दिखाया जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो होंगे, राइट, वो बैलेंस शीट में एक लाइन आइटम होगी, इसका क्लासिफिकेशन नोट्स टू अकाउंट्स में होगा। प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, दैट इज ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकेसमेंट एटसेट्रा, एंड अदर्स स्पेसिफाई द नेचर। वैसे ही शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में होगा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड अदर्स द स्पेसिफाई द नेचर। सिंपल। कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स टू द एक्सटेंट नॉट प्रोवाइडेड फॉर। कंटिंजेंट लायबिलिटीज या कमिटमेंट्स जिसका प्रोविजन नहीं किया है उसका सेपरेटली डिस्क्लोजर दिया जाएगा।
Contingent liabilities shall be classified as claims against the company not acknowledged as debt, guarantees, other money for which the company is contingently liable. And commitments shall be classified as estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, uncalled liability on shares and other investments partly paid, and other commitments specify the nature. ये एज पर शेड्यूल 3 हमें डिस्क्लोजर देने की जरूरत है, मतलब कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होने चाहिए, हमें चेक करने की जरूरत है। अब S29 जो है प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स, उसके हिसाब से भी कुछ डिस्क्लोजर जरूरी है, तो वो क्या है वो हम देखते हैं। In terms of AS29, provisions, contingent liabilities and contingent assets ensure whether following disclosures have been made. ये अपने अकाउंट्स में AS29 में भी पढ़े होंगे, तो वो हुए हैं या नहीं वो हमें चेक करने होंगे। For each class of provisions, an enterprise shall disclose the carrying amount at the beginning and end of the period. Provisions की opening balance और closing balance दिखानी है। Additional provisions made in the period including increases to existing provision. Additional provisions कोई की है तो वो भी दिखाया जाएगा, और जो existing provisions है उसमें increment increase हुआ है तो वो भी दिखाया जाएगा। Amounts used, that is incurred and charged against the provision during the period. जो भी प्रोविजन में से अमाउंट यूज हुई है, चार्ज उसके सामने किया गया है, तो वो भी डिस्क्लोज किया जाएगा। अनयूज्ड अमाउंट्स रिवर्स्ड ड्यूरिंग द पीरियड, और जो अनयूज्ड अमाउंट्स है जो प्रोविजन रिटर्न ऑफ किया है, रिटर्न बैक किए हैं, वो भी सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा। तो पूरा ही रिकंसिलिएशन दिया जाएगा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का। ओपनिंग प्लस एडिशन, उसमें से जो भी चार्ज किए हैं सामने, प्रोविजन के सामने चार्ज वगैरह किए हैं तो वो डिडक्ट हो जाएंगे। अगर कोई भी रिवर्स कर दिया प्रोविजन तो वो भी डिडक्ट हो जाएंगे, और बाद में क्लोजिंग बैलेंस बचेगी वो दिखाया जाएगा। राइट। An enterprise shall disclose the following for each class of provisions. Each class of provisions के लिए जो नीचे दी गई इंफॉर्मेशन है वो भी डिस्क्लोज करनी है। A brief description of the nature of the obligation and the expected timing of any resulting outflows of economic benefits. Description of nature of obligation क्या है और वो कब हमें कब एंटिटी को पे करनी होगी वो दिखाना है। An indication of the uncertainties about the amount of timing of those outflows. Where necessary to provide adequate information, an entity shall disclose the major assumptions made concerning future events. कोई भी इंडिकेशन है अनसर्टेनिटीज के बारे में तो वो भी डिस्क्लोज किया जाएगा, और कोई मेजर assumptions लिए गए हैं रिगार्डिंग दैट प्रोविजन तो वो भी मेंशन किया जाएगा। एंड the amount of any expected reimbursement, stating the amount of any asset that has been recognized for that expected reimbursement. कोई reimbursement मिलने के chances है तो वो भी दिखाया जाएगा। तो सारे ही each class of provisions के लिए brief description of nature of obligation और कब तक वो पे करना होगा वो दिखाया जाएगा। indication of uncertainties, राइट, और जो मेजर assumptions लिए वो दिखाया जाएगा। एंड थर्ड कोई reimbursement के chances है तो amount of reimbursement और वो क्या है वो दिखाया जाएगा। Unless the possibility of any outflow in statement is remote, an enterprise should disclose for each class of contingent liability at the balance sheet date a brief description of the nature of the contingent liability and, where practicable, an estimate of its financial effect, indication of uncertainties relating to any outflow, and the possibility of any reimbursement. और जो भी contingent liabilities है अगर उसमें remote टाइप की chances बहुत ही कम है पे करने के तो ठीक है, अदरवाइज अमाउंट जो भी है, नेचर ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट क्या रहेगी, मतलब कि अमाउंट कितनी होगी, और अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू आउटफ्लो, और अगर उसमें से कोई रिइंबर्समेंट के चांसेस है तो वो दिखाना होगा। When any of the information required be above paragraph is not disclosed because it is not practicable to do so, the fact should be stated. और जहां पर भी वो प्रैक्टिकेबल नहीं है उस वजह से वो नहीं दिखाया है तो वो फैक्ट भी मेंशन करना होगा। राइट, सिंपल। तो ये थे प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज का ऑडिट और शेड्यूल 3 और S29 के हिसाब से डिस्क्लोजर। राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग डिस्क्लोजर्स है, राइट, जो शेड्यूल 3 के हिसाब से करने हैं वो हम समझने वाले हैं, और कारो 2020 की रिमेनिंग क्लोजेस है वो समझने वाले हैं। यहाँ पर जो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सारी ही आइटम्स हमने कवर अप कर ली है। राइट, जो अब रिमेनिंग डिस्क्लोजर्स और 2020 की जो रिमेनिंग क्लोजेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।